नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करेंगे जिसकी इधर कुछ अरसे से काफ़ी चर्चा हो रही है और वो मुद्दा है जेंडर सेंसिटाइजेशन या नारी संवेदनशीलता। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बसंत कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव जी। तो रचना जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो जेंडर सेंसिटाइजेशन का इशू है, इसका वास्तविक अर्थ किस रूप में लिया जाना चाहिए? जी नमस्ते। लैंगिक संवेदनशीलता एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और आज से नहीं, हम अनेक वर्षों से इस पर बात करते आए हैं और हमारे ही देश में नहीं बल्कि पाश्चात्य सभ्यता में इस पर बहुत बात हुई है। क्योंकि जेंडर और सेक्स दो अलग अलग शब्द हैं। सेक्स का मतलब है मेल या फीमेल। जब बच्चा पैदा होता है तो वो मेल या फीमेल होता है, लेकिन समाजीकरण उसका इस प्रकार से होता है कि वो एक पुरुष या स्त्री के रूप में विकसित होता है। यानी एक मानसिकता उसके अंदर ऐसी पैदा की जाती है जिसकी वजह से वो कुछ गुणों के साथ आइडेंटिफाई करने लगता है। यानी लड़का उसका आइडेंटिफिकेशन ही कुछ खास गुणों की वजह से जी होता है। उसके कुछ खास गुण, जैसे लड़का है तो उसको हम शक्ति, पावर, अथॉरिटी, सत्ता के साथ जोड़कर देखते हैं। लड़की है तो उसको हम विनम्रता, पोलाइटनेस, नर्चरिंग का गुण उसके अंदर हम पैदा करने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा कमजोर होने का एहसास कराते हैं। जी हाँ, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, दोनों तरीके से। और इसीलिए ये कहा जाता है कि मेन एंड विमेन आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड लाइक दैट। सिमोन डी बोवा, एक फ्रांसीसी जो लेखिका थी जिन्होंने सेकंड सेक्स नाम की पुस्तक लिखी, उन्होंने उसमें इस बात को सबसे पहले उठाया था। और उसके बाद अगर हम देखें तो इस पर अनेक चर्चाएं हुई। 3 फेजेस चले फेमिनिज्म के, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड वेव फेमिनिज्म हुआ, जिसमें इस पर चर्चा की गई कि कैसे स्त्री और पुरुष के बीच में जो ये लैंगिक भेद है उसे दूर किया जाए, असमानता को कैसे दूर जी हाँ, समाज के अंदर जो असमानता थी, जो आधी आबादी के साथ एक जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा था, यानी उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, अवसर नहीं मिल रहे थे, तो कैसे हम एक समावेशी समाज का निर्माण करें, ऑल इंक्लूसिव, और साथ ही साथ एक ऐसा समाज जो समतामूलक हो। जी ठीक है। अभी आपने कहा कि ये समतामूलक और समाज की बात की आपने। अगर हम देखें तो हमारे संविधान में भी, चाहे वो प्रस्तावना हो, चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे मौलिक कर्तव्य हो, चाहे वो नीति निर्देशक तत्व हों, इन चारों जगहों पर लैंगिक समानता की बात की गई है और समानता यानी संवेदनशीलता की बात की गई है। आज आज़ादी के इतने अरसे बाद भी हम उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसा? जी, आज़ादी के बाद और आज़ादी के पूर्व भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ लैंगिक संवेदनशीलता एक मुद्दा रहा है। और नहीं, ये मेरा कहने का मतलब है कि ये तो संवैधानिक व्यवस्था की गई, कानूनी व्यवस्था की गई, इसके बावजूद भी हो रहा है। जी जी, मैं उसी पर बात करना चाह रही थी कि हमारे राजा राम मोहन रॉय और आप अनेक ऐसे व्यक्ति थे, एनी बेसेंट को आप ले लें, जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम किया और लैंगिक संवेदनशीलता को उत्पन्न करने की कोशिश की। आज़ादी के बाद ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए जिसमें लड़कियों की, स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था की गई। और मैं मानती हूँ कि शिक्षा के माध्यम से हम समाज में जो संवेदनशीलता है लैंगिक मुद्दों के प्रति, उनको ला सकते हैं। और ये शिक्षा पुरुषों और स्त्रियों यानी सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंगिक संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है कि हम समाज का वो तबका, यानी जो हमारा पुरुष है, जो पितृसत्तात्मक सोच है, उसमें हम बदलाव लाने की कोशिश करें। तो अनेक कानून बने जिसमें आप अगर देखें तो शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसे कानून, जैसे दहेज प्रथा को रोकने के लिए
बच्चियों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी कानून बना करके किया अनेक गया। कानून, प्रॉपर्टी के राइट्स महिलाओं को दिए गए। और अगर हम कहें कि प्रोएक्टिव अगर सरकार हुई तो सरकार ने, जैसे अभी आपने देखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया, वो योजना चलाई गई। इसके अलावा ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए 2017 में इस पर काम किया गया। इसके अतिरिक्त विशाखा गाइडलाइंस मुझे याद आती हैं जो 1997 में बनाई गई, जो लड़कियों के, महिलाओं के खिलाफ जो यौन हिंसा है उसको रोकने के लिए बनी। इसके अलावा मैं एक और तरफ आपको ले जाना चाहूँगी कि जब हम जेंडर की बात करते हैं तो हमें ट्रांसजेंडर की भी बात करनी चाहिए। यानी हमारे समाज में वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसको हमारी सरकार ने रियलाइज़ किया और 2014 में नालसा बनाम भारत सरकार जो मुकदमा चला, उसके बाद जो हमारे ट्रांसजेंडर बंधु हैं उनके लिए भी संवेदनशीलता समाज में लाने की कोशिश की गई। और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। अनेक ऐसी फिल्में बनी, अलीगढ़ का मुझे नाम याद आता है, जिससे ये कोशिश की कि ये भी एक समाज का हिस्सा है जो अपने आप को स्त्री पुरुष के रूप में नहीं देख रहे हैं, या स्त्री के शरीर में पुरुष ट्रैप्ड है, इस तरीके का। तो जेंडर के आधार पर मैं समझती हूँ कि कानून तो बहुत बने, लेकिन अभी भी बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि जो जेंडर गैप है वो बहुत प्रोनाउंस्ड है। अभी मैं पढ़ रही थी क्लॉडिया गोल्डिन के बारे में, जिनको 2023 में नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स के लिए, और उन्होंने इसी मुद्दे पर काम किया है। और वो कहती है कि हमारे समाज में अभी भी जो जेंडर गैप है वो आर्थिक रूप से दिखाई देता है। यानी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, काबिल हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको अवसर नहीं उनको उनकी एबिलिटी के अनुसार अवसर नहीं मिल रहा है। ये गैप मौजूद है और आर्थिक गैप की वजह से उनका सामाजिक और राजनीतिक गैप भी उनमें जी बिल्कुल। उनको समाज में जो स्थान मिलना चाहिए, रिश्तेदारों के बीच में जो स्थान मिलना चाहिए, या राजनीति में जो निर्णयकारी क्षमता होती है। आप देखिए कि 10 से 12% औरतें ही आज निर्णयकारी स्थानों पर है। यानी चाहे वो CEO हो किसी कंपनी की, या पार्लियामेंट के अंदर बैठी हो, संसद में बैठी हो, आज बहुत गिने चुने लोग हैं ऐसे, बहुत मेहनत करने के बाद भी। और अभी JP मॉर्गन ने एक स्टडी प्रस्तुत की है, 2 दिन पहले ही मैं पढ़ रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी 137 साल लगेंगे हमको इस जेंडर गैप को ब्रिज करने में, भरने में। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे काम हुए, लेकिन ये कानून तब तक ना मायने हैं जब तक कि समाज के स्तर पर इस पे काम नहीं हो, और वो बहुत मेहनत की चीज़ है। आपने अभी एक कहा कि शिक्षा से उनको थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है और मिल भी रही है, भले वो गति थोड़ी कम है, जो अपेक्षा थी वो नहीं पूरी हुई। एक चीज़ और देखा जाता है, जैसे परिवार में जेंडर सेंसिटाइजेशन के जो संस्कार दिए जाते हैं उसका तो असर होता है, लेकिन क्या कारण है कि अब परिवार में भी वो बात नहीं नज़र आ रही है, कुछ कमियां आई हैं जिससे परिवार टूट रहे हैं। तो एक वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जी, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जी, जब हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं तो नेचुरली परिवार से ही शुरुआत होती है। सबसे पहले बच्चा परिवार में सीखता है, और बच्चा 1.5-2 साल का होता है, वहाँ आते आते उसको ये सिखाया जाने लगता है कि तुम लड़के हो, तुम्हें एक निश्चित तरीके से व्यवहार करना है, तुम लड़की हो, तुम्हें निश्चित तरीके से, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, या कैसे लड़कों को बिहेव करना है, लड़के तो बहादुर होते हैं। इस तरीके की जो ट्रेनिंग लड़कों को देनी शुरू की जाती है, वो 8-10 साल की उम्र तक आते आते आप देखते हैं कि बड़ी डिस्टिंक्ट हो जाती है। और बहुत सारे परिवारों में खानपान से लेकर शिक्षा तक सभी जगह पर भेदभाव बच्चों में किया जाता है। ओवरऑल जो परवरिश है उसमें जी, वो इनग्रेन हो जाता है बच्चों में कि लड़का है उसका पहला अधिकार है और लड़की का दूसरा अधिकार है, उसको दोयम दर्जा हासिल है। और इसी के साथ जैसे मैंने देखा है कि कई बार कि क्लास में अगर लड़कियां बैठी हुई हैं और अगर कोई जबकि वो क्लास लड़कियों के लिए है और कोई लड़का स्टूडेंट प्रवेश करता है, तो ऐसी ट्रेनिंग है कि कोई ना कोई लड़की खड़ी हो जाएगी और लड़के को जगह दे देगी, जबकि उससे ये कहा नहीं गया है करने के लिए, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग ऐसी है।
यानी हमारे परिवार में भी अभी बहुत सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। समाज में, पूरे समाज में, परिवार से समाज बनता है, हमारी कम्युनिटी बनती है, तो उसमें बहुत बदलाव लाने की। जब हम अपने लड़कों को सिखाएंगे कि लड़कियों की इज्जत करना, सम्मान करना, तभी वो अपनी बहनों का सम्मान करेंगे और घर के बाहर भी लोगों का सम्मान देंगे और सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी। जो एक मेजर इशू है हमारी सोसाइटी में, लड़कियां बाहर आ रही हैं पर सुरक्षा एक इशू है हमारे साथ। अभी आपने सुरक्षा की बात की, अभी सरकार की एक स्कीम भी चल रही है कि जो स्कूल गोइंग बच्चियां हैं या कॉलेज गोइंग हैं, उनको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे करके उनमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए कि वो किसी से कम नहीं है। तो चूँकि आप भी एक महिला कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, तो आप भी इस तरह के प्रयास कर रही होंगी। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। मैं जब प्रिंसिपल बनी आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व, तो मैंने जो सबसे पहला इनिशिएटिव लिया था वो ये कि मैंने कॉलेज में निःशुल्क आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बच्चों के लिए शुरू की। और इसको हमने मैंडेटरी बना दिया था कि सभी बच्चों को ये ट्रेनिंग करनी है। और इसका बड़ा फ़ायदा है क्योंकि बच्चों के हाथ पैर, लड़कियों के हाथ पैर कई बार देखा है कि वो बंध जाते हैं, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि एक तरीके से बैठो, एक तरीके से चलो, तो वो कंस्ट्रेंट, सलीके से चलो, सलीके से बैठो, लड़कियों की तरह रहो। हाँ। तो ये जो था, तो उसको मैंने तोड़ने की कोशिश की। मेरी भी 2 बेटियां हैं, बाहर पढ़ती हैं, तो सेल्फ डिफेंस के गुर मैंने सिखाने का कार्य 10 साल से मैं चला रही हूँ कॉलेज में। और इसके अलावा और भी कुछ हमने एरोबिक्स वगैरह और टाइक्वांडो के क्लासेस ये सभी शुरू किए थे। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य के लिए कॉलेज में लगातार हम और इससे उनका विकास भी होगा, शारीरिक भी होगा और मानसिक भी होगा, क्योंकि आत्मबल उनका बढ़ेगा, तब वो अपनी भी सुरक्षा कर सकेगी और किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। रचना जी, प्रोड्यूसर ने संकेत दे दिया है कि टाइम ओवर हो रहा है, जबकि ये थोड़ा लंबा विषय था। एनीवे, फिर कभी चर्चा होगी। आप हमारे स्टूडियो में आई और हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।